नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब आज छुट्टी का दिन है, इसलिए आराम से दिन में हम लोग मिल रहे हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मतलब पहले एक ही थी, पहले ट्रम्प साहब के बारे में हम लोग बातें करते थे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब हम लोग साथ में ये भी बातें कर रहे हैं कि अच्छा, ट्रम्प साहब जो करेंगे तो वो करेंगे, लेकिन अभी पहले मोदी साहब क्या करेंगे पाकिस्तान को लेकर के। लगातार अगर आप न्यूज़ चैनल देखें तो हर समय लगता है कि अगले ही क्षण कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन प्रतीक्षा थोड़ी लंबी होती जा रही है। कुछ लोगों के लिए शायद ये मतलब फ्रस्ट्रेटिंग होगी एक तरह से, शायद उस पार वालों के लिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगी। हर एक पल वो मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कब होगा, क्या होगा। एक बार हो जाए, होना शुरू हो जाए तो उन्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये हो गया, लेकिन जब तक हुआ नहीं है तब तक उनकी धुक-धुकी लगी हुई है। यहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बाज़ार इसको किस तरह से देखेगा? शुरुआती प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद फिर वापस कहीं पर एक तरह से हमने देखा बाज़ार को ज़्यादा पैनिक नहीं करते हुए। सबसे पहले दिन भी पैनिक नहीं हुई थी, लेकिन आपने कहा था कि नहीं, थोड़ा-सा असर तो आएगा, वो एक असर आया, लेकिन उसके बाद फिर बाज़ार ने अपने आप को सँभाल लिया है। दिखा रहा है कि भई सरकार जो करेगी वो अच्छा करेगी और हमें उससे कोई चिंता नहीं है। नहीं, आपने कहा न्यूज़ चैनल को देखे तो लगता है कि किसी भी समय वॉर हो सकती है। मुझे तो लगता है कि न्यूज़ चैनल के हिसाब से तो वॉर ऑलरेडी हो रही है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है। न्यूज़ चैनल तो खैर एक तरफ है। डेटा में थकान है, अदरवाइज़ भी मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा कीप ऑफ। डेटा में थकान है और ये जो मोदी जी का स्टेप है ये अनप्रेडिक्टेबल था, है और रहेगा। मेरा अपना असेसमेंट है कि होगा पक्का, होगा पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। लेकिन फुल फ्लेज्ड वॉर मैं नहीं समझता कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी, रादर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड अफोर्ड कर सकेगी। अब करने को तो हम कर आए, लेकिन उसके इल इफ़ेक्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि इल इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जाएँगे, बिकॉज़ 2014 से की गई मेहनत जो 11 साल की है, उसको उस पे ऐसे ही पानी नहीं फेरा जाएगा। तो भारत की जो सोच है ना, ये बहुत ही मैच्योर्ड सोच है। ये दोनों के बीच में बैलेंस बना के, पाकिस्तान की तरह बेवकूफ़ नहीं है ना। अब ये सोच बहुत मैच्योर्ड है, तो दोनों बैलेंस बना के करेंगे तो पक्का। और उसके लिए सारी सेना को फ्री हैंड भी है। तो बाकी वो देखें, इधर में मोदी जी इकोनॉमी देखेंगे और इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे। लेकिन अगर कुछ भी होगा तो मार्केट को जिटर तो पक्का होगा और फिर जैसे डेवलपमेंट होंगे मार्केट वैसे रिएक्ट करेगा। तो डेवलपमेंट अभी तो समझ पाना थोड़ा-सा मुश्किल ही रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट होगा। और अगर जिटर कुछ हुआ, मान लेते हैं कि 3 से 5% का रनिंग करेक्शन हुआ, तो डरना घबराना नहीं चाहिए, फिर अंदर जाना चाहिए। मैं उसी व्यू से चल रहा हूँ। बाकी जो लोअर लेवल के इन्वेस्टमेंट हैं, अपनी-अपनी समझ से जो भी इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को बना के रखें। व्यू ज़रूर क्लियर रखें कि इन केस ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन और अटैक कुछ भी होता है, तो 5 से 15% का इंडेक्स पे रिस्क रहता है। तो उस सिचुएशन में इंसान को होल्ड करना चाहिए, हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो हो तो, और लिवरेज पोज़ीशंस, ओवरनाइट पोज़ीशन 0 रखनी चाहिए। जी। अब यहाँ पे आपके सामने 2 स्थितियाँ हैं, मतलब हेड और टेल वाली स्थिति, या जैसे किसी और तरीके से भी समझें। मसला ये है कि अगर बिल्कुल नपा-तुला कदम ऐसा उठाया गया जिसमें दुश्मन को चोट भी लगी और वो ज़्यादा रिटेलिएट भी नहीं कर सकता है और एस्केलेट नहीं कर सकता है, तो मतलब वो भारत के लिए एक कहा जाए कि भारतीय बाज़ार के लिए एक रिलीफ़ वाला पॉइंट होगा कि चलो ये मुद्दा यहाँ से निपटा और अब आगे देखते हैं। लेकिन अगर एस्केलेट हो गया तो जो आप कह रहे हैं कि 5 से 15% तक की गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए, हालाँकि वो अपॉर्च्युनिटी होगी। तो इन दोनों ही स्थितियों में मान लीजिए कि अगर हम 5 से 10-15% की संभावना को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को आज की तारीख में हल्का कर लें और वैसी गिरावट आई नहीं, तो फिर आप अपॉर्च्युनिटी लॉस में चले जाएँगे। अगर आपने नहीं किया और दिक्कत आ गई, आप कह रहे हैं कि ठीक है होल्ड करें,
लेकिन फिर ये होगा कि उस समय नीचे के लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने के लिए हमारे हाथ में पैसा नहीं होगा। इस लेवल पे तो वैसे भी नहीं खरीद रहा, ना खरीदना चाहिए, इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। तो इस समय जो खरीदना चाहते हैं उनको कैश में ही रहना चाहिए, ये पॉइंट भी क्लियर कर लेते हैं। जो खरीदने का रेंज था 23,000 उसके नीचे, वहाँ का जो खरीदा हुआ चीज़ है, वो चीज़ यहाँ पे लिक्विडेट करने में जस्ट वॉर के डर से मुझे लगता तो नहीं कि बहुत बुद्धिमानी है। लेकिन अगर किसी का रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो अनसर्टेन सिचुएशन में 30, 40, 50% जो भी उनकी सुविधा हो उस हिसाब से कैश लेवल बना के रखना चाहिए। लेकिन अगर किसी का रिस्क एपेटाइट है और 3 साल के ऊपर का व्यू है, तो फिर उस हिसाब से आप इन्वेस्टेड जो लोअर लेवल के हैं, वो रह सकते हैं। लेकिन कम रिस्क एपेटाइट वाले हैं, तो 30 टू 50% जो भी कैश लेवल बना के रखना चाहे रह सकते हैं। फ्रेश एंट्री इस लेवल पे मैं खुद भी नहीं कर रहा, मैं तो लोअर लेवल से ही एंटर्ड हूँ और इसमें सजेस्ट भी नहीं कर रहा। एटलीस्ट थोड़ा 23,500 600 ये सब रेंज दिखे भी, थोड़ी रिस्क एपेटाइट बन सकती है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। ये लेवल पे थोड़ा-सा रिस्क रहेगा। तो इस स्ट्रैटेजी से ही चलें बेहतर रहेगा। मैं इसके लिए राजीव सारे ग्लोबल मार्केट्स भी देख रहा था। तो जितने खासकर मैं जर्मनी और स्पेन फ्रांस का उतना क्लैरिटी नहीं लगा मुझे। लेकिन जर्मनी, स्पेन के मार्केट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो टैरिफ वॉर वाला चीज़ था वो सब तो हो गया और उसके बाद लेकिन मार्केट नया हाई नहीं बना पाएगा, जो प्री टैरिफ वॉर हो रहा था। तो वो लोग तो अभी वो भी स्ट्रगल ही करने वाले हैं। तो पूरे विश्व में एक अच्छा जो मुझे स्टॉक मार्केट दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा था और अभी भी दिख रहा है रादर। एक ये जो रिस्क अराइज़ हुआ है, ये मुझे लगता है मैक्सिमम 15 दिन के आसपास में हाँ, हम तो मई में एंटर हो गए, तो मैक्सिमम 15 दिन के आसपास में ये रिस्क पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो फॉर 15 डेज़ थोड़ी-सी शांति बनाए रखें, 50% इन्वेस्टेड रहें और जो लोअर लेवल से हैं, वो अपना रिस्क एपेटाइट आइडेंटिफ़ाई करके 3 से 5 साल का समय देके इन्वेस्टेड रहें, तो ठीक-ठाक है। नई खरीदारी के लिए तो थोड़ा कॉस्ट रखना चाहिए। जी। तो अब थोड़ा लेवल्स की बात कर लेते हैं, फिर दर्शकों के सवालों की बात करेंगे, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सबको देख लेते हैं, कौन से लेवल्स हैं जो अभी खास नज़र में रहेंगे। तो यहाँ एक तो पहले हम सेंसेक्स को देख रहे हैं, 80,000 के आसपास है, अच्छी बात है। अब यहाँ निफ्टी के लिए नए हफ्ते में हम 24,000 के ऊपर अभी टिक रहे हैं आराम से। आपका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो भी 24,050 के आसपास चल रहा है अभी, और 3 दिन से इस सारी उठापटक और सारी कयासबाजी के बाद भी आप देख रहे हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज को निफ्टी बचा करके रखने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ से असल में ये वापस मैं अपने 1 हफ्ते पहले वाले सवाल पर आ गया, क्योंकि उस समय भी यही बात हो रही थी कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब 200 डे मूविंग एवरेज नहीं छूट रहा है। फिर बाद में एक पैनिक वाला दिन आया था, हल्का पैनिक, जिसमें 200 डे मूविंग एवरेज को छुआ, वहाँ पर बंद हुआ। अब वापस हम वही चीज़ देख रहे हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज बचा करके रखने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। तो ये तो एक स्ट्रेंथ की ही निशानी होनी चाहिए ना, और क्या इसका मतलब ये है कि बाज़ार का मन अंदर से ये है कि हाँ, अब हमें ऊपर जाना है, बीच में उठापटक का डर है इसलिए थोड़ा-सा हिचक रहा है, अगर ये डर नहीं रहता तो फिर निकल गया होता ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राइज़ 22,000 के नीचे से ऑलमोस्ट 10% का राइज़ हो चुका है। तो इस राइज़ के बाद एक रनिंग करेक्शन ड्यू है और अगर बिना रनिंग करेक्शन किए मार्केट आगे बढ़ता है, तो वो एक और बड़ा रिस्क ओपन करता है। तो इस लेवल पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अगर माइनस टैरिफ वॉर और माइनस इंडिया-पाकिस्तान सिचुएशन को अगर देखें, तो मार्केट आपको 25,000 जाने के लिए तो कम से कम जो भी एक्सटेंडेड टारगेट था, उतने के लिए पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है। और 25,000 के बाद भी एक थ्रोबैक बड़ा हो सकता है, जो कि वापस हमको कहीं पे भी 23,500 से 23,600 के रेंज में, उसके आसपास, वहाँ से भी ला सकता है और तभी ये बाज़ार आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि स्ट्रेंथ आ चुकी है, लेकिन उस स्ट्रेंथ में रनिंग करेक्शन ड्यू लग रहा है। जी।
तो एक रनिंग करेक्शन की डेफिनेशन एक बार फिर से अगर आप बता दें, आपने पहले भी बताई हुई है, लेकिन आमतौर पे रनिंग करेक्शन किस सीमा तक आप देखते हैं? रफली 3 to 5%। जितना जी। भी राइज होता है उसके अगेंस्ट, तो अगर 10% राइज हुआ है तो हुँ, हुँ। 3 to 5% वही रिट्रेसमेंट रनिंग मतलब करेक्शन का 1000 डेढ़ जितना हज़ार राइज हो। पॉइंट्स यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो उस तरह का एक रनिंग करेक्शन बीच में कभी भी हो सकता है। हो सकता है। जी। तो ये तो रही निफ्टी की बात, लेकिन कौन से लेवल्स टूटने पर आपको लगेगा कि हाँ, वो रनिंग करेक्शन शुरू हो गया है? रनिंग करेक्शन शुरू हो गया है तो इसके लिए एक 24,000 के नीचे बंद और रनिंग करेक्शन शुरू, मोस्ट लाइकली तो ये सिनेरियो है। जी। और इंट्राडे में हो सकता है कि 23,800 तक जाए और उसके बाद सपोर्ट ले ले और वापस आए, लेकिन 24,000 के नीचे बंद होगा तो रनिंग करेक्शन की स्टार्ट हो सकती ओके। और ऊपर की तरफ कौन-सा स्तर पार होने पर आपको लगेगा कि नहीं, ये थोड़ी और आगे जाने की गुंजाइश बना रहा है? है। अभी भी एक्सटेंडेड टारगेट जो है 24,800 से 25,000 वाले ही ओपन है, वहाँ तक जाने के अभी भी चांसेस हैं। तो 24,000 के नीचे नहीं जाता है तो यहाँ तक और थोड़ी सी पुल बैक और इसको पुल मिल सकता है। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है, थकान है, तो इसलिए वो थोड़ा-सा डर तो लग रहा है उसमें बात करने में। लेकिन फिर भी अभी तक 24,000 अगर नहीं टूटा, उसके नीचे बंद नहीं, तो इसका इफेक्टिव मीनिंग यही होता है कि 25,000 प्लस माइनस 200 पॉइंट्स निफ्टी अभी भी एक्सटेंड कर सकती है। जी। अब मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई अलग ऑब्जर्वेशन, या ये उसी को फ़ॉलो करेगा, निफ्टी को ही? अ, कल का जो मार्केट था उसमें थोड़ा स्ट्रेस तो दिखा ज़रूर, मिड कैप और स्मॉल कैप। उसके अगेंस्ट में सिचुएशन एग्ज़ैक्टली सिमिलर है जो हमारे मार्केट का है। मिड कैप में भी थोड़ी थकान है, स्मॉल कैप में भी थोड़ी थकान है। तो एक थ्रोबैक करेक्शन जो रनिंग करेक्शन है, इन दोनों में भी ड्यू है। जी। एक रनिंग करेक्शन की उम्मीद यहाँ भी रहेगी। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक जो है, वो भी अच्छा खासा चल चुका है, और अब यहाँ से आगे किस तरह की संभावना आप देख रहे हैं इसमें? ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी बैंक 54,500 के नीचे रनिंग करेक्शन के लिए पहले रेडी हो जाएगा और मे बी वो निफ्टी को रनिंग करेक्शन में लेके आएगा। तो बेहतर यही होगा कि निफ्टी बैंक पे ही नज़र बनाए रखें और 54,500 के नीचे के लेवल को देखें। क्लोज अगर हो गया तब तो करेक्शन ऑलमोस्ट तय रहेगा, नहीं भी हुआ तो भी उसके नीचे थोड़ा बहुत करेक्शन तो वहाँ से ट्रिगर हो जाएगा। सवाल है कि उसके नीचे करेक्शन अप टिल कहाँ? उसका करेक्शन 1000 पॉइंट मतलब 53,500 600 से लेके 52,500 तक, ये रेंज तक कहीं पे भी हो सकता है निफ्टी बैंक का। जी। क्या यहाँ पे हम एक रिट्रेसमेंट लगाकर देखना चाहें तो क्या उससे फ़ायदा मिलेगा हमें? आप कह रहे हैं कि 54,500 के नीचे करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो क्या फिर वो 38% जो है वो लगभग 53,000 के आस-पास आता है? हो सकता है 53 के आसपास, लेकिन थोड़ा और नीचे भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 53,000 इज़ फेयरली ओके, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है 53 आएगा इंट्राडे, लेकिन 53 के नीचे जाएगा। वहाँ के नीचे भले ही क्लोज़ ना हो, लेकिन इंट्राडे 53 के नीचे जाना चाहिए। जी। और आईटी इंडेक्स की कहानी क्या है? आईटी इंडेक्स तो ज़्यादा चला भी नहीं, हालाँकि अ, मतलब जिस तरह से रिज़ल्ट सीज़न शुरू हुआ और उसके बाद एक झटका लगा, उससे काफ़ी हद तक उभरने की कोशिश कर रहा है। बीच में जो भी गैप डाउन बने उनको काफ़ी हद तक इसने भर लिया है। एक ही गैप बचा हुआ है अभी, अब ये गैप बचा हुआ है आपका 1 अप्रैल वाला, जो रिज़ल्ट सीज़न से पहले का ही गैप था। बिल्कुल वो पॉसिबिलिटी है। जिस तरह से नैस्डैक का सिचुएशन है, वहाँ पे भी थोड़ी और पुल बैक हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं और पुल बैक के। अगर इसमें पुल बैक होगा तो निफ्टी में आईटी में भी
मैक्सिमम पुल बैक मैं 39,000 के पास ही देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं देख रहा। तो 36 से 39 करीब 8-9% के आसपास का इसमें पुल बैक और पॉसिबल है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडेक्स कि वहाँ तक चला ही जाएगा ये कहा जा सके। ये पुल बैक कब तक पॉसिबल है अगर वो हम डिसाइड कर लें, तो उस पुल बैक को थोड़ा-सा स्ट्रांगली हम कंसीडर कर सकते हैं। ये पुल बैक तब तक पॉसिबल है, जब तक निफ्टी आपकी 33,000 के नीचे बंद नहीं। जिस दिन भी 33,000 के नीचे बंद होगी, मेरा व्यू ये रहेगा कि फिर से नया लो बनने वाला है इस इंडेक्स में। क्योंकि ये जो भी चल रहा है मेरे हिसाब से पुल बैक रैली है, शॉर्ट कवरिंग रैली है, जो इतनी भी नहीं आनी चाहिए थी। अब चूँकि आ चुकी है, तो इसको ओपन 39,000 के आसपास तक रखेंगे। और जी, नीचे कब से ट्रिगर हो सकता है, तो 33,000 गया, तो फिर ये पुल बैक वहीं रुक सकता है मेरे हिसाब से। ओके।